क्लास 11th के बिजनेस का ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और दोस्तों इस चैप्टर को हमने बेसिकली दो लेक्चर में डिवाइड कर रखा है। हाफ चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में है और हाफ लेक्चर नंबर 2 के अंदर है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास कंटेंट। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द ह्यूमंस टू मीट द एंड गोल्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि दोस्तों किसी भी इंसान के द्वारा बाय एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान के द्वारा दोस्तों उसकी गोल को पूरा करने के लिए, एंड गोल का मतलब दोस्तों होता है बिजनेस के अंदर नीड्स, मतलब अलग अलग, आपको पता है दोस्तों कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है, ज़रूरतें सबकी अलग अलग होती हैं। तो अपने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब अपने अपने एंड गोल को पूरा करने के लिए जो भी व्यक्ति जो काम करे उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात करें कि एक वर्कर है, अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका बेसिक नीड क्या है, मतलब उसके लिए तो दोस्तों वो चाहता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, उसकी बेसिक नीड है। अगर उसको सैलरी मिलेगी दोस्तों तो उससे वो अपना घर चलाएगा, अपना परिवार चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे अपनी नीड को पूरा करने के लिए, मतलब अपने एंड गोल को पूरा करने के लिए वो जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो दोस्तों ये एक टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी है। एक दोस्तों एग्जाम्पल और लें तो कोई व्यक्ति है वो मंदिर में सेवा करता है। अब दोस्तों मंदिर में सेवा करके आपको कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसकी नीड्स अलग है, मतलब वो नहीं चाहता कि मुझे पैसे मिले। मंदिर में सेवा करने वाले व्यक्ति दोस्तों नहीं चाहते कि मुझे पैसे मिले, बट वो अपने खुशी के लिए, अपने अंतरात्मा की खुशी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनके गोल अलग हैं। यानी कि दोस्तों आप सिंपल समझिए, एंड गोल यानी कि सबकी नीड्स अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की नीड है पैसा कमाना, किसी व्यक्ति की नीड है पैसा नहीं कमाना बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करना, जैसे मंदिर में सेवा करना, जैसे दान दे देना, डोनेशन करना। दोस्तों यहाँ पे सिंपल भाषा में कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने एंड गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी काम करे, अगर उसको मंदिर में सेवा करनी है खुशी लेने के लिए तो वहाँ जाके काम कर ले, वहाँ जाके वो सेवा करे, काम ना करे, सेवा करे कहते हैं उसको। और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है तो वो होटल में काम करे, मतलब ऑफिस में काम करे, फैक्ट्री में काम करे, यहाँ उसको जाके पैसे मिलेंगे। यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उन सब कामों को दोस्तों हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमंस टू मीट द एंड गोल्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि दोस्तों अगर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी काम करे, अब दोस्तों ज़रूरतें मतलब नीड्स, मतलब सबकी अलग अलग होती हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाह रहा है तो उसका नीड है पैसा कमाना। अगर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो उसका काम है सेवा करना, उसकी नीड है सेवा करना, वो चाहता है कि मैं सेवा करूं, पैसा ना कमाऊं। लेकिन चाहे आपका मकसद है पैसा कमाना, चाहे आपका मकसद है खुशी कमाना, मतलब खुशी पाना, तो दोनों केस में आप जो भी काम करते हो उसको हम लोग दोस्तों बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। क्या लिखा है? इन जर्नल लाइफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड टू गेन प्रॉफिट। दोस्तों एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ की, अगर हम बात करें इंसान की नॉर्मल लाइफ की, तो उसमें वो व्यक्ति कुछ काम तो ऐसे करता है जहां पे उसको प्रॉफिट का लालच हो। और आगे लिखा है दोस्तों, एंड सम आर डन टू अचीव पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यानी कि पर्सनल गेन। यानी कि दोस्तों मान लो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति दिन में ऑफिस जाता है, मतलब उसकी टाइमिंग ऑफिस की 10 से 5, वो सुबह 10 बजे जाता है ऑफिस, 5 बजे घर आ जाता है। तो दोस्तों ये जो काम कर रहा है ऑफिस जाने का, वो काम कर रहे हैं गेन कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों 5 बजे के बाद फॉर एग्जांपल वो 5 से 6 मंदिर जाता है सेवा करने के लिए। अब मंदिर में जो टाइम दोस्तों दे रहा है 1 घंटे का, 5 से 6 का, वहाँ पे उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन कमाना है, एक खुशी कमाने का वहाँ पे उसका मकसद है। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ की बात करें तो एक ही इंसान अपने डेली लाइफ में, अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर हो सकता है कि कुछ काम ऐसे करे जहाँ पे उसका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, मेन नीड है प्रॉफिट कमाना। और दोस्तों अपने उसी लाइफ में उसी दिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ काम ऐसा करे जहाँ पे उसका मेन काम प्रॉफिट गेन करना नहीं है बल्कि मेन काम है पर्सनल सेटिस्फेक्शन कमाना, पर्सनल खुशी कमाना। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंगेज्ड इन वन एक्टिविटी और अदर। तो इसीलिए दोस्तों हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इट मे बी कल्टिवेटिंग लैंड। अब दोस्तों आप एग्जाम्पल सोचिए फार्मर्स का। फार्मर अगर खेत में काम कर रहे हैं तो उनका वहाँ पे मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, मेन नीड क्या है, ताकि दोस्तों वो अच्छी फसल उगाए, जाके उसको मार्केट में बेचे और पैसा कमाए। यानी कि एक फार्मर का लैंड कल्टिवेट करने के पीछे मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। प्रिपेयरिंग फूड,
दोस्तों अगर कोई व्यक्ति होटल में काम कर रहा है, कोई शेफ है, वहाँ पे अगर वो खाना बना के बेच रहा है तो वहाँ उसका मेन मकसद क्या है कि उसको सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। आगे दोस्तों प्लेइंग फुटबॉल, अगर कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है तो उसको कोई पैसे तो मिलेंगे नहीं। अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग पार्क में फुटबॉल खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं रोड पे, सड़क पे, गली में अपने, तो दोस्तों आपको इससे प्रॉफिट थोड़ी मिलने वाला है, एक आपकी खुशी है, आपको उसमें खुशी मिलेगी आपको। रीडिंग स्टोरी बुक्स, आप लोग किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो दोस्तों इससे आपको कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, कोई आपको प्रॉफिट थोड़ी देता है। स्टडिंग इन अ स्कूल, अब दोस्तों आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो सोचिए ध्यान से, स्कूल में आप पढ़ते हैं जाके, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, इससे आपको तुरंत ऑन स्पॉट उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक नॉलेजेबल इंसान बन जाते हैं तो हाँ, तो फ्यूचर में जाकर आपकी जॉब लगेगी या आप बिजनेस करेंगे, आपको वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी जो आप स्कूल जा रहे हैं वो एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है। टीचिंग इन अ स्कूल, कोई व्यक्ति दोस्तों स्कूल में टीचिंग करता है, कॉलेज में जाके पढ़ाता है, तो टीचर अगर कहीं टीचिंग करता है स्कूल में, कॉलेज में, या कोचिंग देता है, तो दोस्तों वहाँ पे उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाने का। वर्किंग इन एन ऑफिस, कोई व्यक्ति ऑफिस जाके काम करता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन जॉगिंग इन द पार्क, कोई दोस्तों कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अब दोस्तों इनका मेन मोटिव मॉर्निंग वॉक करके प्रॉफिट कमाना थोड़ी है। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पे इतने एग्जाम्पल पढ़ लिए, तो अब हम ये बात देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे हैं जिनका मेन काम है दोस्तों सिर्फ खुशी कमाना, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। If you try to ascertain as to why individuals engage themselves in one activity or other, you will find that by doing such activity, they are trying to satisfy some of their needs or want। यानी दोस्तों कहना चाह रहा है कि अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, गेन मिल रहा है, या दोस्तों वही व्यक्ति है और वही व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने उसी दिन में कुछ काम ऐसा भी कर रहा है जहां पे उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ऐसा क्यों? तो बिकॉज दोस्तों सबकी जो नीड्स हैं, सबके जो वांट्स हैं वो अलग अलग है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए भी की जाती है और प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए भी की जाती है, तो ऐसा क्यों? यानी कि दोस्तों वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप की क्यों होती है। मतलब एक तो ऐसी है जहां पैसे मिलते हैं और एक काम ऐसा है जहां पैसा नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों रीजन है कि अलग अलग व्यक्ति की नीड्स अलग अलग होती है, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। आगे दोस्तों बात करते हैं, तो कह रहा है ऑल दीज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी व्यक्ति जो भी काम करे दोस्तों उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्हीं बातों को हमने एक डायग्राम की फॉर्म में आपको समझा रखा है, ध्यान से देखिए। दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज के दो टाइप बताए गए हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं These activities यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरीड आउट विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम एंड प्रॉफिट। यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी वो पार्ट है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमा के देना। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर कोई टीचर टीचिंग कर रहा है स्कूल में, कॉलेज के अंदर, कोई वर्कर अपना ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये इसलिए काम हो रहे हैं, मतलब टीचर टीचिंग कर रहा है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, तो मेन रीजन दोस्तों ये है कि वहां पर उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपका ह्यूमन एक्टिविटी पैसा कमाने से लिंक है, आपके काम करने के पीछे मेन मोटिव आपका पैसा कमाना है, तो यानी कि दोस्तों आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि तीन टाइप के होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, थ्री कैटेगरीज। पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों नॉन इकोनॉमिक की तरफ, और ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि दीज एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय एन इंडिविजुअल टू फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन रेदर देन अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। यानी कि दोस्तों जो अपनी अंतर आत्मा की खुशी के लिए किया जाए,
वो काम अगर आप करते हो, मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब आप मेंटल पीस के लिए काम करते हो, तो ऐसे काम में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो खुशी मिलेगी, जो शांति मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू चैरिटी, मतलब आप दान करते हो, तो दान देने से पैसा मिलता नहीं है, आपको खुशी मिलती है कि आपने किसी अच्छे काम के लिए दान दिए। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना रहा है, तो दोस्तों ये हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक। बिकॉज दोस्तों घर में फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है पूरे परिवार के लिए, तो दोस्तों वो परिवार से पैसा थोड़ी मांगेगा, उसको इनकम नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको दोस्तों कोई पैसा नहीं मिलने वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, जैसे ये महिला है, महिला अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए खाना बना रही है, तो कोई इनकम अर्न नहीं करेगी वो, उसको वहाँ से एक साइकोलॉजिकल पीस मिलेगा कि एक मेंटल शांति मिलेगी। तो यहाँ पे आप डोनेशन करते हैं दोस्तों, तो डोनेशन से आपको पैसे मिलते नहीं है, आपको खुशी मिलती है कि मेरा दिया हुआ पैसा कहीं बाद में कहीं काम आएगा। तो दोस्तों इन सब में कोई इनकम नहीं मिलेगी आपको, ये नॉन इनकम वाली है। और यहाँ देखिए दोस्तों, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको वहाँ पैसे मिलेंगे। कोई डॉक्टर है दोस्तों, वो अपनी फ़ी के लिए काम करता है। टेलरिंग पे दोस्तों इंसान काम करते हैं, ह्यूमंस काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी वो पार्ट हो गया जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, और दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गया जहाँ पे पैसा से कोई बात नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होगी, मेंटल पीस की बात होगी। आइए आगे चलते दोस्तों। तो हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। पहला बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों हम पहले अपने बिजनेस के पार्ट को कवर कर लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात दोस्तों कि बिजनेस का मतलब और कुछ नहीं है। बिजनेस का मतलब है सामान को परचेज करना या सामान को बनाना, क्या करने के लिए, तो सेल करने के लिए। मतलब या तो आप सामान खुद बना के बेचो, या सामान कहीं से खरीद लो फिर आगे बेच दो। और ये सब क्यों, तो दोस्तों विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस कमाने के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए दोस्तों कि आप जो भी काम पैसा कमाने के लिए करते हो, मतलब आप सामान बना रहे हो आगे बेचने के लिए, या सामान आपने कहीं से खरीदा आगे बेचने के लिए, लेकिन ये फ्री में करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यानी कि दोस्तों इट रेफर्स टू परचेज या प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी कि दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें आप सामान परचेज करते हो या बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए उन दोनों को, और विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस। अब दोस्तों हमारे पास कुछ फीचर्स हैं बिजनेस की, ध्यान से पढ़िएगा कि बिजनेस दोस्तों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दोस्तों कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, पैसा कमाने के लिए काम करता है। और दोस्तों हमने अभी बिजनेस के डेफिनेशन में भी पढ़ा कि बिजनेस किया जाता है अर्निंग प्रॉफिट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कह रहा है दोस्तों एज a business is carried out with the sole objective of earning profit, it is characterized as an economic activity। यानी कि दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस जो है, बिजनेस के पीछे मेन मकसद क्या है, मेन नीड क्या है, मेन मुद्दा क्या है। तो दोस्तों मुद्दा है प्रॉफिट कमाने का। यानी कि अगर कोई काम प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस में मेन मुद्दा दोस्तों अर्निंग प्रॉफिट ही होता है। सेकेंड फीचर की बात करें तो दोस्तों हेडिंग है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखा है दोस्तों कि बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर देन प्रोसेस्ड इनटू फाइनल गुड्स, और दीज फाइनल गुड्स आर देन सोल्ड टू एंड कंज्यूमर एट हायर प्राइसेस। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहना चाह रहा है कि हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, या हमने कोई आधी अधूरी बनी हुई सामान यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स परचेज किया, मतलब सामान अभी पूरा नहीं बना है। अब दोस्तों क्या होगा, हम उस रॉ मटेरियल को या आधे बने हुए सामान को पूरा मतलब कंप्लीट कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे उसको फाइनल गुड्स के अंदर,
और दोस्तों हम फिर उसको बेचेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे उससे। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि अगर हमको दोस्तों चिप्स बनाना है, अगर कोई कंपनी है जो चिप्स बना के बेचती है, तो दोस्तों इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल क्या होगा? आलू। अगर कोई दोस्तों चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो इस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? पोटैटो। अब दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका मेन काम चिप्स बना के बेचने का है तो आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करोगे ना, मतलब खरीदोगे। अगर आपकी कंपनी चिप्स बना के बेचती है तो चिप्स बनाने के लिए आप पहले आलू तो परचेज करो, रॉ मटेरियल तो लो। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब खरीदना। क्या खरीदना? रॉ मटेरियल, जिससे आपका मेन गुड्स बनने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में पोटैटो रॉ मटेरियल है और चिप्स है मेरा फाइनल गुड। ये मेरा फाइनल गुड है, रॉ मटेरियल आलू और फाइनल गुड्स चिप्स। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि पोटैटो आपने 8 रुपए में खरीदा, चिप्स आपने मान लो दोस्तों 20 रुपए में बेच दिया। तो ये जो बीच का दोस्तों जो प्रॉफिट है, मुनाफा है 12 रुपए का, इसके लिए हम काम करते हैं। हमारे इसमें प्रॉफिट क्या हुआ? 12 रुपए। दोस्तों ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा मोटिव था। तो लिखा हुआ है दोस्तों, बिजनेस इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर देन प्रोसेस्ड इनटू फाइनल गुड्स। मतलब हम पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे फाइनल गुड्स के अंदर और फिर हम उसको कंज्यूमर को बेच देंगे एट हायर प्राइसेस। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर तुम लो में बेचो तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो अगर हमने 8 का परचेज किया है रॉ मटेरियल तो कुछ प्रॉफिट डाल के उसको बेचो, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रॉफिट मोटिव, यानी कि दोस्तों बिजनेस का मेन फीचर है प्रॉफिट कमाना। लिखा हुआ है दोस्तों, अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि दोस्तों जितने भी टाइप के बिजनेस एक्टिविटी होते हैं उन सब का मेन मोटिव समाज सेवा करना नहीं होता बल्कि प्रॉफिट कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों याद रखिएगा ये। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजनेस बेसिकली इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बायर है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई बायर है और यहाँ पे आप सेलर हो, एज अ सेलर दोस्तों आपने बायर को बेच दिया चिप्स का पैकेट और बायर ने दोस्तों आपको पेमेंट कर दी ₹20। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इसको गुड्स दिया, उसने आपको पैसे दे दिए, यानी कि आदान प्रदान हो गया। एक ने अपना सामान एक को दिया, दूसरे ने अपना सामान किसी और को दे दिया। तो लिखा है दोस्तों कि बिजनेस बेसिकली इन्वॉल्व्स क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, पैसे के लिए, मतलब फ्री में नहीं। एज अ सेलर, एज अ दुकानदार, एज अ बिजनेसमैन आपने अपना सामान अपने कस्टमर को दिया तो कस्टमर बदले में आपको पैसे देगा, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेगुलर बेसिस। मतलब क्या? तो दोस्तों कहना चाह रहा है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is done on the regular basis. A single or only a few transactions of exchange do not constitute a business. यानी कि दोस्तों ये साफ साफ कहना चाह रहे पॉइंट नंबर 5 कि आपका जो काम है चिप्स बना के बेचने का वो लगातार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने ये देखा कि साहब आज बहुत ज़्यादा लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं, आज फटाफट घर में चिप्स बनाओ और बेच दो कस्टमर को, ऐसा नहीं। आपका अगर जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम लेज कंपनी की बात करें तो लेज कंपनी पूरे साल काम करती है, 2400 घंटे काम करती है। इसका मतलब है कि लेज कंपनी रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है। अगर लेज कंपनी ये करे कि वो सिर्फ फॉर एग्जांपल साल में एक दिन बेचे और 364 डेज शांत बैठ जाए तो क्या वो बिजनेस कर रही है? नहीं। बिजनेस करने के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो काम है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, पूरे साल होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक आध ट्रांजैक्शन करते हो, एक आध चिप्स फॉर एग्जांपल एक आध पैकेट चिप्स के बेच देते हो फिर घर बैठ जाते हो, दोस्तों ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस होने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपका जो काम है वो डेली बेसिस का होना चाहिए, आप पूरे समय उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आप कुछ एक टाइम के लिए इन्वॉल्व हो
फिर आप अपने किसी और काम में लग जाते हो, वहां पैसा कमाने भाग जाते हो, दोस्तों फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस, अ सिंगल ट्रांजैक्शन या अ फ्यू ट्रांजैक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि क्या साल में किया गया एक ट्रांजैक्शन बिजनेस है? आंसर विल बी नो। आपका मेन काम वही होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप उसमें 365 दिन दो तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका रेगुलर बेसिस यानी कि बिजनेस। पॉइंट नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि एवरी बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे वो लार्ज साइज पे काम कर रहे हो, स्मॉल साइज पे काम कर रहे हो, एंड द टाइप्स ऑफ गुड्स इट्स डील इन, यानी कि वो किसी भी टाइप गुड्स में डील कर रहे हो, फेसेस बिजनेस रिस्क, लॉस का। यानी कि दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि कोई किसी भी काम में अगर प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं तो उसी काम में लॉस कमाने के भी चांसेस हैं। यानी कि रिस्क है, आपके लॉस कमाने का रिस्क है, कंपनी के बंद होने का रिस्क है। अगर इक्वल रिस्क है लॉस कमाने का तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी तो है प्रॉफिट कमाने का। यानी कि दोस्तों बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस ये साथ साथ चलते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लॉस कैन ऑल्सो हैपन। जैसे दोस्तों अभी टाइम चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना में दोस्तों कई कंपनीज, कई बिजनेस बंद हो गए, उनके लिए रिस्क था। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये मत मानिए कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, दोस्तों लॉस भी हो सकता है। आगे पॉइंट नंबर दोस्तों 7 कह रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि बिसाइड द प्रॉफिट मोटिव अ बिजनेस ऑल्सो एम्स एट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स वांट्स। अ बिजनेस मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरिंग कंज्यूमर्स नीड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि कोई भी बिजनेस अगर कस्टमर के नीड के हिसाब से सामान बेच रहा है तो उसका सामान अच्छा चलेगा। जैसे कि दोस्तों आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, वहां पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बना रहे हो। क्यों अच्छा खाना बना रहे हैं? बिकॉज कस्टमर की नीड है। कोई भी बिजनेस, कोई भी होटल, कोई भी काम अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो दोस्तों वो काम अच्छा चलता है। यानी कि अगर आपके काम से कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपका जो बिजनेस है दोस्तों वो बहुत लंबा चलेगा। तो सिंपल ये बात कहना चाह रहा है कि बिजनेस को ध्यान देना चाहिए कि वो कस्टमर से पहले बात करे, कस्टमर की क्या नीड है, वो आपके सामान में और क्या एडिशनल बेनिफिट चाहता है। अगर कोई भी कस्टमर कोई भी बिजनेस अगर इन सब बातों पे ध्यान दे तो उसका काम दोस्तों अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ बिजनेस। ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आपने अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर दोस्तों प्रॉफिट का क्या रोल है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, लॉस हो तो क्या हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे दोस्तों विदाउट सफिशिएंट प्रॉफिट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू सस्टेन इटसेल्फ फॉर द लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमा रही तो ऐसी कंपनियों का लंबे समय तक टिके रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी कि दोस्तों कोई भी बिजनेसमैन कब तक अपने घर से अपने जेब से पैसा लगाएगा। बिजनेस का मतलब होता है कि आप सामान बेचो, पैसा कमाओ, प्रॉफिट आएगा उसको और इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर, फिर सामान बना के बेचो, फिर और प्रॉफिट, फिर उस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट करो। यानी कि दोस्तों बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगता है। लेकिन अगर आप लॉस में हैं, अगर आपकी कंपनी लॉस में है तो आप कब तक अपने घर से पैसा लगाए काम करोगे। दोस्तों पॉइंट कह रहा है विदाउट सफिशिएंट प्रॉफिट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू सस्टेन इटसेल्फ फॉर द लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट फॉर्म्स द सोर्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस एंड दस इनेबल द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट जो है वो एक बेस क्रिएट करता है। किस चीज का? तो कैपिटल का, री इन्वेस्टमेंट का। यानी कि प्रॉफिट एक कंपनी कमाएगी, प्रॉफिट एक बिजनेस कमाएगा तो वो प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट होगा, बिजनेस बड़ी हो जाएगी उससे। बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना और मुनाफा, उतना और प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट आएगा तो हम उसको और काम में लगाएंगे, उससे काम और बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों बिजनेस के ग्रोथ में प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट मींस कैपिटल एंड कैपिटल मींस री इन्वेस्टमेंट। सिंपल। आइए दोस्तों अब इसके
मेन रोल की बात करें तो पहला पॉइंट क्या रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि टू एवरी बिजनेसमैन प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फॉर्म द सोर्स ऑफ इनकम एंड लिवलीहुड। यानी कि दोस्तों कोई भी प्रोपराइटर है, कोई भी अपना काम स्टार्ट कर रहा है, कोई दुकानदार है, अगर दुकानदार को प्रॉफिट नहीं होगा तो दोस्तों उसको इनकम, उसके घर के लिए इनकम कहां से बचेगी, उसका जीवन कैसे चलेगा। यानी कि प्रॉफिट होगा तो वो व्यक्ति कुछ पैसा अपने घर भी लेके जाएगा, अपने घर में वो पैसा लगाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, यानी कि उसके इनकम का सोर्स है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही ना हो तो उसका इनकम क्या, इनकम जीरो। सेकंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस प्रॉफिट के कुछ पैसों को अपने घर लेके जाओगे, पहले पॉइंट के हिसाब से, और दोस्तों सेकंड पॉइंट के हिसाब से आप प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को अपने काम में लगाओगे, आपका काम और बढ़ेगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा आपका। दोस्तों लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न इज री इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस टू फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। यानी कि दोस्तों जो बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा काम और बढ़े, मेरा काम और अच्छा हो, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में दोबारा लगा देता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ही ना हो तो क्या करे, वो उसे काम बंद करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, इंडिकेटर फॉर एफिशिएंसी, यानी कि दोस्तों देखिए प्रॉफिट अपने आप नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बिजनेस को, एक बिजनेसमैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत अगर राइट डायरेक्शन में की जाए, मतलब एफिशिएंसी से की जाए, तभी प्रॉफिट होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, आप अपने घर के आसपास की बात कर लो, आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे नए दुकान रोज खुलते होंगे, नए दुकान रोज बंद होते होंगे। क्यों? बिकॉज उन्होंने दुकान लगा तो ली, उन्होंने काम स्टार्ट कर तो लिया, बट उनका मैनेजमेंट, उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। अगर उनके द्वारा किया गया मेहनत राइट डायरेक्शन में, मतलब पूरी माइंड के साथ काम किया जाए, तो दोस्तों ऐसी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, और जो प्रॉफिट अर्न करेगी वो दोबारा उस पैसे को अपने काम में लगाएगी, काम बढ़ेगा उसका। दोस्तों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनके जो काम करने का तरीका है, उनके जो मैनेजमेंट का प्लान है, उसके जो बिजनेसमैन का प्लान है, वो सब अच्छा काम कर रहा है। प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस can be considered as an indicator for efficiency or performance of the business. In other words, higher profit indicate greater success of business and vice versa. यानी कि दोस्तों अगर कोई कंपनी अच्छा अर्न कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, डेट मीन्स वहाँ जो प्लान बनाए गए थे वो प्लान अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कोई बिजनेस लॉस में है तो इसका मतलब दोस्तों उनके प्लान बेकार थे, क्योंकि अगर आपके प्लान अच्छे होंगे, उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाएगा तो दोस्तों अच्छा रिजल्ट ही आएगा। ये दोस्तों ये ठीक वैसे ही है कि अगर एक बच्चा खूब मेहनत करे, दिल से मेहनत करे, तो दोस्तों वो अच्छे नंबरों से पास होगा। क्यों? क्योंकि उसका मकसद भी अच्छा नंबर लाना है, और वो अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत भी कर रहा है, तो दोस्तों रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मेहनत ही जीरो है, और वो ये सोचे कि मैं बिल्कुल टॉप कर जाऊंगा, ये दोस्तों लगभग इम्पॉसिबल है, अगर कोई आपके सोर्स नहीं है तो। उससे पॉइंट कहना चाह रहा है कि सही डायरेक्शन में किया गया काम, सही तरीके से किया गया काम आपको हमेशा प्रॉफिट दिलाएगा, और गलत तरीके से किया गया काम आपको हमेशा डुबाएगा। पॉइंट नंबर दोस्तों 4 कह रहा है कि इनहांसेस द बिजनेस स्टैंडिंग इन द मार्केट। मतलब दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो रिलायंस है, जो टाटा कंपनी है, इन सब का दोस्तों बहुत नाम है मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा किया गया काम प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, और दोस्तों जिनका प्रॉफिट जितना ज्यादा उनकी गुडविल उतनी ज्यादा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ अ बिजनेस अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट इट गेन्स मार्केट स्टैंडिंग एंड रेप्यूटेशन इन द पब्लिक आईज। यानी कि अगर आपका काम लगातार अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट आप कमाए जा रहे हो, तो ऐसे कंपनियों के लिए इज्जत आम जनता की नजरों में बढ़ जाती है। आज दोस्तों इंडिया में रिलायंस का नाम, टाटा का नाम, इन सब का नाम दोस्तों बहुत ही इज्जत से, बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, बिकॉज दोस्तों इन कंपनीज ने करके दिखाया है, इन कंपनीज ने प्रॉफिट कमा के दिखाया है अच्छी मेहनत के साथ। और 5वां दोस्तों रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, एक इनाम है रिस्क लेने का। यानी कि
अब रिस्क क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई प्लान बनाया तो दोस्तों प्लान को जब वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है उस टाइम पे एक रिस्क है उसके सामने कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, पता नहीं बिजनेस क्या हो जाए, पता नहीं बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या हो जाए, मार्केट में कहीं बायर्स मेरे खिलाफ ना चले जाएं, कहीं बायर्स का जो टेस्ट है वो मेरे कॉम्पिटिटर के सामान से ना मैच कर जाए। यानी कि दोस्तों जब भी कोई नया काम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में दोस्तों हमेशा एक रिस्क रहता है। बिजनेसमैन जो भी स्टेप ले रहा है अपने काम को बढ़ाने के लिए वो हमेशा ही एक रिस्क पोजीशन पे है, और अगर उसका वो अच्छा काम चल गया दैट मीन्स दोस्तों उसने जो वहां पे रिस्क लिया था उसका उसको इनाम मिला है। तो लिखा है दोस्तों कि प्रॉफिट इज सेड टू बी द रिवॉर्ड और कंपनसेशन फॉर द रिस्क टेकन इन द बिजनेस। यानी कि बिजनेस करते वक्त आप जो भी रिस्क लेते हो उसका दोस्तों रिवॉर्ड है प्रॉफिट। आइए दोस्तों ये हमने प्रॉफिट का रूल पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, कैन प्रॉफिट बी द सोल मोटिव ऑफ बिजनेस। यानी कि दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि क्या बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, मतलब पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों आंसर क्या रहा है, ऑल्दो कन्वेंशनली अ बिजनेस इज कैरीड आउट विद द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट हाउएवर नाउअडेज with the growing diversities business has expanded its definition in terms of objectives। यानी कि दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि पहले के जमाने में कन्वेंशनली मतलब इन द पास्ट टाइम अगर हम बात करें तो हाँ एक बिजनेस इसलिए किया जाता था ताकि हम प्रॉफिट कमाएं, मुनाफा कमाएं। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में प्रॉफिट कमाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अब ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं रह गया, बल्कि इट हैज नो मोर लिमिटेड टू जस्ट अर्निंग प्रॉफिट बट हैज ग्रोन बियॉन्ड दैट। देयरफॉर अ बिजनेस नीड्स टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। यानी कि दोस्तों आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम करेगा तो वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा, बिकॉज दोस्तों जिसके माइंड में ये रहता है कि मैंने पैसा कमाना है, बिजनेस करके सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं, तो दोस्तों ऐसे लोग कस्टमर से चीटिंग करते हैं। ज्यादा कमाने के चक्कर में वो कस्टमर को गलत सामान बेचेंगे, सस्ता सामान बेचेंगे और चार्ज करेंगे महंगा। तो ऐसा काम दोस्तों लंबे समय तक नहीं चल सकता, बिकॉज कस्टमर आपके पास एक बार बेवकूफ बन जाएगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं। तो उसको कहना चाह रहा है कि हाँ चलो मानते हैं कि प्रॉफिट कमाना एक मकसद है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट कमाना का मकसद नहीं है, बल्कि अब आपके पास एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो है ही है, प्रॉफिट को ऑब्जेक्टिव मानने से कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है और सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है पहला पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट, मतलब अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट फॉर्म्स द इनकम फॉर द बिजनेसमैन एंड इज द रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ये पॉइंट हम दोस्तों भी कर लिया है। सेकेंड पॉइंट की बात करें सर्वाइवल, तो लिखा है दोस्तों एवरी बिजनेस मस्ट एम टू सर्वाइव इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन बाय गिविंग ड्यू रिगार्ड टू फोर्सेस सच एज कंपटीशन, कंज्यूमर नीड, सोर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एटसेट्रा। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, जो बिजनेस में काम कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं लंबे समय तक अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकता हूं। यानी कि अगर दोस्तों वो मार्केट में कंपटीशन के बारे में सोचता है, कॉम्पिटिटर के बारे में सोचता है कि भाई मैं जिस फील्ड में हूं उसमें अकेला सेलर मैं तो नहीं हूं, मेरे कॉम्पिटिटर भी हैं, और मेरे कॉम्पिटिटर टाइम के साथ साथ क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अपने पास क्या वो चेंजेस कर रहे हैं, अगर वो इन सब पे ध्यान नहीं देगा तो उसका कॉम्पिटिटर उस रेस में बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत सारे कस्टमर्स वो अट्रैक्ट कर लेगा, आपके कस्टमर छीन लेगा। यानी कि आपके मार्केट में जिनके साथ भी कंपटीशन है आपको उन पे नजर रखनी पड़ेगी कि साहब वो लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे रिलायंस जियो की बात करते हैं। जियो जब आया तो उसने एयरटेल क्या, वोडाफोन क्या, सबकी उसने खटिया खड़ी कर दी दोस्तों। और एयरटेल जितने भी ये टेलीकम्युनिकेशन वाले थे उन सबको जियो के बारे में पता ही नहीं था। अचानक से जियो आया, उसने अपने सामने सभी
एयरटेल क्या, वोडाफोन क्या, सभी के सभी कॉम्पिटिटर को 2 सेकंड में, मतलब कुछ ही वक्त के अंदर खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी भी बिजनेस में हो सकता है। यानी कि अगर एज ए बिजनेसमैन आपकी नजर चारों तरफ नहीं है, आप अपने कंपटीशन को, अपने कॉम्पिटिटर को ढंग से स्टडी नहीं करते हो कि वो क्या चेंजेस कर रहा है अपने सामान के अंदर, तो दोस्तों वो आपको पीछा कर देगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये बात भी आती है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर पर नजर रखनी है। आगे बोल रहा है दोस्तों कंज्यूमर नीड्स, यानी कि कंज्यूमर को पढ़ना एक बिजनेसमैन को आना चाहिए। अगर कंज्यूमर कोई बात बिजनेसमैन को बताता है या सामान में कुछ चेंज करने की बात करता है, कुछ नई इन्वेंशन की बात करता है, तो कंज्यूमर की बातों को सुनो, बिकॉज अल्टीमेटली सामान कौन परचेस करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर से आप अर्निंग करते हो, तो कंज्यूमर के नीड्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अपनी मन मर्जी का सामान नहीं बेच सकते। कंज्यूमर ने जो सामान में चेंज करने की बात की है, आपके प्रोडक्ट में जो उसने गलती निकाली है, उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका सामान कस्टमर परचेज करेंगे। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी नीड तो है ही नहीं, हमारी नीड की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो वैसा वो आपका सामान क्यों परचेज करेगा? आगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि दोस्तों हर एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आपके पास बैंक से आता है, आपके क्रेडिटर से आता है, आप वहां से लोन लेते हो। तो आपको पता लगाना चाहिए टाइम के साथ साथ कि कहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है ब्याज लेने का, लोन लेने का, कहाँ पे सस्ता ब्याज मिलेगा आपको। बिकॉज जितना सस्ता से सस्ता लोन मिलेगा, आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन ब्याज का उतना कम होगा। तो इन सब पे नजर बना के रखनी पड़ती है। और लास्ट बोलो दोस्तों गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि आप जिस कंट्री में हैं आपको उस कंट्री के रूल्स मानने पड़ेंगे। अभी दोस्तों सबसे हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है ट्विटर का। ट्विटर क्या बोलता है कि साहब हम भले ही एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन काम तो इंडिया में करेंगे, लेकिन इंडिया के लॉ को नहीं मानेंगे। तो ये बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया ट्विटर को कि ऐसा नहीं है। आप जिस कंट्री में हो, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो, आप जिस कंट्री से पैसा कमा रहे हो, आपको उस कंट्री के लॉ की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये सब आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। लास्ट पॉइंट दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं कि बिजनेस मस्ट ग्रो एंड डेवलप सो एज टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए कोलगेट का, और एक एग्जांपल लीजिए पतंजलि का, PATANJALI। अब दोस्तों टूथपेस्ट मार्केट के अंदर कोलगेट का पहले बहुत ही एक अच्छा प्रपोर्शन था, मैक्सिमम कंज्यूमर्स कोलगेट प्रेफर करते थे। लेकिन पतंजलि आया, पतंजलि ने अपना मार्केट बनाया, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किए, अपने आप को ग्रो किया, और बहुत सारे कस्टमर्स जो पहले कोलगेट के थे अब वो पतंजलि की कस्टमर है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 यही कह रहा है कि एज ए बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि आपने ग्रो कैसे करना है, आपके पास क्या टैक्टिक्स हैं, क्या प्लान है अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली दोस्तों जिसके पास ज्यादा कस्टमर है, जिसका सामान ज्यादा बिकता है, ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव की, मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां क्या क्या हैं किसी भी कंपनी के पास। तो दोस्तों पहला पॉइंट कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री के इन्वायरमेंट को, नेचर को ज्यादा हार्म नहीं कर सकते, और अगर हार्म कर रहे हैं तो आपको उसके पीछे कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। लिखा हुआ है दोस्तों बिजनेस एंटरप्राइज शुड अडॉप्ट एडुकेट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे शुड यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि दोस्तों अगर इंडिया में रह के आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप एक फॉरेन कंपनी है फॉर एग्जांपल, और फॉरेन कंपनी हो के आप इंडिया में काम कर रहे हैं, या फिर आप इंडियन कंपनी है अपने आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामान बनाने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि नेचर को से हार्म हो। मतलब अगर आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में हैं तो केमिकल इंडस्ट्री जो एयर रिलीज करती है, जो केमिकल रिलीज करती है आसमान में या पॉन्ड्स में, रिवर्स में, उससे नेचर को हार्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स से काम कर रहे हैं तो ऐसा आपके गुडविल के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एट द फेयर प्राइस,
यानी कि जो सामान आपसे उम्मीद की गई है कस्टमर के द्वारा, आप वो सामान बना रहे हो, लेकिन दोस्तों महंगा नहीं, जो मतलब एक ठीक ठाक प्राइस है उस दाम के ऊपर, यानी कि आप कस्टमर को चीट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये होगी। अ बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि कस्टमर्स ने जो आपसे उम्मीद करी है कि भाई अगर ये एक इतना अच्छा नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बात करें हम एडिडास की, प्यूमा की, तो दोस्तों इन सब का काफी अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, लोग कस्टमर सब इनके नाम से ही प्रभावित हो जाते हैं, सामान परचेज कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर उन्होंने इस बात का मिसयूज किया, अपने नाम का, अपने अच्छे नाम का, एडिडास ने अगर, प्यूमा ने अगर फॉर एग्जांपल अपने नाम का यूज करके घटिया सामान बेचा, तो कस्टमर के लिए अब आपने चीटिंग की है, ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट दोस्तों क्या रहा है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू देयर एम्प्लॉइज, दे शुड ऑल्सो पे फेयर वेजेस टू देयर एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, तो एक लॉ के हिसाब से आप उनसे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करवा सकते, आप उनसे चीट नहीं कर सकते कि काम ज़्यादा करवा ले पैसे कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, पंखे लगे होने चाहिए, पानी की पीने वाले पानी की वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव एज ए बिजनेस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दोस्तों डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। आइए दोस्तों क्या लिखा है देखते हैं। दोस्तों क्या रहा है बिजनेस में कि इट रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों ये हम अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं कि प्रोफेशन क्या है। दोस्तों क्या रहा है, अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स हाईली स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट फील्ड। Every profession is different from the other in terms of the knowledge and skills required to practice it। यानी कि दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा काम है जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको फिर डॉक्टरी की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और फिर क्या दोस्तों कि अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग होता है, ऑब्वियस ये बात दोस्तों, एक टीचर की प्रोफेशन अलग होती है, डॉक्टर की अलग होती है, लॉयर की अलग होती है, सबका अपना अपना प्रोफेशन है और सबको अपने अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिविजुअल्स आर हायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन द रेगुलर बेसिस एंड आर पेड इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। यानी कि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे आपको किसी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, आप उनके लिए काम करेंगे और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये था हमारा मीनिंग। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो लिखा है दोस्तों कि डिसीजन टू स्टार्ट द बिजनेस एंड कंप्लायंस ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। यानी कि दोस्तों आप बिजनेस को स्टैब्लिश कैसे कर सकते हो, तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के पीछे सबसे पहले आप अपना डिसीजन लोगे कि हाँ भाई मैंने काम करना है, मैंने ये काम में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकंड दोस्तों अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो आपको पूरी करनी है, मतलब अगर लॉ कहता है कि ये काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो करवाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई अगर होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे 5-6 होटल हों, तो अगर वो होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं। यानी कि जो भी स्टैब्लिशमेंट करने के लिए पीछे प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये था बिजनेस के लिए। प्रोफेशन की बात करें तो कह रहे दोस्तों कि मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज एसेंशियल। जैसे कि दोस्तों जितने भी डॉक्टर इंडिया में हैं, इंडिया के मैक्सिमम डॉक्टर दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA इसके दोस्तों मेंबर है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो बताती है कि डॉक्टरों को इसमें रजिस्टर्ड होना है। जितने भी CA हैं वो ICAI के मेंबर हैं। ये भी एक प्रोफेशनल बॉडी है। यानी कि सिंपल सी बात दोस्तों ये रही कि इंडिया के अंदर अगर एज अ प्रोफेशनल आप काम करना चाहते हो तो आपकी जो अपनी प्रोफेशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर कोई इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI के एग्जाम पास करने पड़ेंगे। एग्जाम पास करने के बाद जब वो मेंबर बन जाएगा उसको वहां पे ICAI में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मेंबरशिप का। ये कंपलसरी है, बिना इसके आप नहीं कुछ कर सकते। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये बहुत इजी है दोस्तों, लिखा हुआ है एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सर्विस एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर, यानी कि आप जहां काम करना चाहते हैं वहां पे जाके आप अपना एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। मतलब आपका ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद आपको वो जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो एग्रीमेंट करेगा आपके साथ कि आप यहाँ पे 2 साल 5 साल तक काम करेंगे, हम आपको इतनी सैलरी पे करेंगे, सारी बातें लिखी होती हैं। क्वालिफिकेशन, दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात दोस्तों, बिजनेस करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर बेसिक नॉलेज है, पैसा है तो अपना काम कर सकते हैं, इसमें कोई डिग्री का होना जरूरी नहीं है। बट दोस्तों प्रोफेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज इन द सेम फील्ड इज एसेंशियल, यानी कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उसी फील्ड में। मतलब अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉक्टरी में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं तो लिखा हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करे। अगर एम्प्लॉयर की डिमांड है कि आप M.Com हो, B.Com हो, तो वो जो आपसे डिमांड कर रहा है आपकी उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों कैपिटल की बात करें कि बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या कैपिटल चाहिए, क्या तो बिल्कुल चाहिए, लिखा हुआ साहब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट, यानी कि कैपिटल तो बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। बिना कैपिटल के आप क्या काम कर लोगे, बिजनेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। इट्स अमाउंट डिपेंड ऑन द नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। हाँ, अगर आपका बिजनेस बड़े स्केल पे होने वाला है तो ज्यादा पैसा चाहिए, छोटे स्केल पे तो कम पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है दोस्तों। प्रोफेशन की बात करें दोस्तों, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, यानी दोस्तों प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं, जैसे मान लो एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक CA है, तो दोस्तों बेसिकली आज के टाइम पे इनके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एक लैपटॉप, एक वाईफाई कनेक्शन, एक चेयर छोटी सी, बस टेबल वेबल सब, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगता है, जो कैपिटल लगता है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशन में उससे बहुत कम लगता है दोस्तों, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नीड ही नहीं है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज आपने अपने एम्प्लॉयर के यहां पे जाना है, वहां बैठे काम करना है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जीरो है। आगे दोस्तों नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो नेचर ऑफ वर्क में कह रहा है कि प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बेसिकली बिजनेस में है क्या, तो दोस्तों बिजनेस में काम है सामान बनाने का, सामान खरीदने का, सामान बेचने का, बस। प्रोफेशन में क्या दोस्तों, तो एक्सपर्ट सर्विस, यानी कि अगर कोई CA है तो उसके पास लोग अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब के लिए आते हैं, एडवाइस के लिए आते हैं। इसके लिए बात ये है, कोई डॉक्टर है तो उसके लिए उसकी सर्विस के लिए आएंगे लोग वहां पे। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में तो आपसे जो काम कहा गया है वो काम आपका मेन है, आपको काम करना है। रिटर्न या रिवॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो बिजनेस में रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट का, आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आप फी के लिए काम करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप अपने वेज या सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। रिस्क की बात करें दोस्तों, तो बिजनेस में बहुत रिस्क है, लॉस होने का, बिजनेस बंद होने का, इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क तो दोस्तों यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कंपैरेटिवली कम रिस्क है, बिकॉज दोस्तों यहाँ बात होती है फी की, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घाटा क्या है, फी ना आने का। कुछ कस्टमर फी लेके भाग जाएंगे, कुछ कस्टमर फी पे नहीं करेंगे, तो ये लॉस है यहाँ पे। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क है ही नहीं, नो रिस्क। हाँ, बस शर्त क्या है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बिजनेस चलते रहना चाहिए, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर का जो काम है वो काम चलते रहना चाहिए। अगर वो काम उसका चलना बंद हो गया तो भाई साहब आपको लात मार के बाहर निकाल देगा वो। तो वहाँ पे हल्का सा रिस्क है आपके जॉब जाने का, वो भी तब जब आपके मालिक का काम बंद हो गया हो, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद मोटिव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मेन मोटिव है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे दोस्तों मेन मोटिव है सर्विस देना, भले ही फी चार्ज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे दोस्तों मेन मोटिव है अपना जीवन यापन करना, मतलब आप प्रॉफिट कमाओगे और उसके लिए आपको दोस्तों सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया। हाँ जी दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ देखिएगा,
यहाँ दोस्तों बिजनेस जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है इंडस्ट्री, एक पार्ट है कॉमर्स। तो बिजनेस के दो पार्ट, एक पार्ट आपका इंडस्ट्री हो गया और दोस्तों सेकंड पार्ट आपका कॉमर्स हो गया। मतलब ये दो चीज़ मिलके बिजनेस बनती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप्स की बात करें तो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री, आपने सेकेंडरी इंडस्ट्री, आपने टर्शरी इंडस्ट्री का नाम सुना होगा। तो इसके इंडस्ट्री के तीन पार्ट हो गए। यहाँ से दोस्तों कॉमर्स के दो पार्ट हो गए, एक दोस्तों ट्रेड हो गया, एक एक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया। दोस्तों इन सब के बारे में इन डिटेल चर्चा हमने करनी है, बट यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आगे मतलब हमने क्या करना है। प्लस दूसरी बात कि यहाँ पे बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बिजनेस के दो टाइप, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री में तीन पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और कॉमर्स में दोस्तों दो पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड कर लेती है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद दोस्तों टर्शरी का कोई भी टाइप नहीं है आगे, या आपने देख लिया, कोई आगे फ्लो चार्ट नहीं है। सेकेंडरी दोस्तों, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी आगे अपने आप को डिवाइड करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी के आगे दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के आगे कोई सब पार्ट्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के चार सब पार्ट्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और दोस्तों असेंबलिंग। तो ये सब हो गया आपके इंडस्ट्री के पार्ट। उसके बाद दोस्तों अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हमने एक पार्ट देख लिया ट्रेड, सेकंड दोस्तों एक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद ट्रेड के दो पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के आगे पार्ट्स हैं, पहले हम इंटरनल पढ़ लेते हैं। इंटरनल के आगे दो पार्ट, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। उसके बाद दोस्तों यहां देखिए एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया और इंट्रापोर्ट आ गया। ये पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट देखते हैं कि एक्सिलरीज टू ट्रेड में कितने पार्ट है। तो इसमें दोस्तों पहला ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड वेयर हाउस, थर्ड इंश्योरेंस, फिर बैंकिंग, फिर एडवर्टाइजिंग। दोस्तों ये सब इसके पार्ट हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर प्राइमरी में दो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, फिर सेकेंडरी में दो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टर्शरी में आगे बिल्कुल कुछ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में आगे दोस्तों एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमारा पूरा होता है इंडस्ट्री। कॉमर्स में है दोस्तों, कॉमर्स में पहला ट्रेड, सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के दो पार्ट, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में फिर दो पार्ट, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल में तीन पार्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट। और दोस्तों फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पांच पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर के बाद दोस्तों फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसको मैं अब तीन पार्ट में डिवाइड कर दूँ। दो पार्ट में भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हमारा पार्ट थोड़ा रहता है ज़्यादा इसके अंदर। तो इसके हमारे पे दोस्तों तीन लेक्चर्स आएंगे। ये हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 पूरा होता है। और दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के नंबर पे। तो चलिए तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।